Hello everyone, welcome to JK Exam Cracker and welcome to my new computer sessions. आई होप पिछले 2 सेशन जो हम लोगों ने लिए हैं बेस्ड ऑन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर आप लोगों को समझ में आए होंगे. एंड येस, आई हैव रेड ऑल द कमेंट्स एंड उनसे तो यही समझ में आया कि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं. एक क्वेरी जो बड़ी कॉमन आप लोगों की आ रही है जिसको मैं भी डिस्कस करूँगी ही आगे, बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं. मेजर जो ऑलमोस्ट था हम ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर में जो एक्स्ट्रा हमें पढ़ना था मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ. उसके अलावा आज हम लोग थोड़ा सा मेमोरी हायरार्की के बारे में पढ़ेंगे. मेमोरी एक्सेसिंग मेथड्स क्या हैं, कौन से होते हैं, ये पढ़ेंगे. और कुछ रिलेटेड टर्मिनोलॉजी इसमें से मैक्सिमम आप लोग पढ़ चुके हो. ठीक है, मैक्सिमम हम लोग जब कंप्यूटर में मेमोरी का कंसेप्ट पढ़ते हैं ना, स्टोरेज डिवाइसेस का कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग ये कर चुके हैं. बट कुछ रिलेटेड चीज़ें आप लोगों को आज की क्लास में मैं कवर करवा दूँगी. हाँ, जो मैं पहले ऑलरेडी पढ़ा चुकी वो मैं रिपीट नहीं करवाऊँगी क्योंकि उसके साथ तो फिर हमें 4 से 5 क्लासेस इसी को पढ़ने में लग जाएंगी. जो पढ़ चुकी हैं हम लोग वो हमारी एज इट इज़ रहेंगी. मैं तुम्हें बताऊँगी कि किस टॉपिक के साथ रिलेट करके तुम्हें इसको रिवाइज़ करना है, तुम्हें समझ में आ जाएगा. ठीक है एवरीवन, तो ये तो हो गया हमारे आज के सेशन की इन्फॉर्मेशन. उसी के साथ क्वेश्चन ये है कि पीडीएफ क्यों नहीं मिल रहा है, कहाँ मिलेगा. तो आपका जो भी रिस्पेक्टिव बैच है, आप किसी भी 2026 के बैच में हो, फॉर एग्जांपल 2026 का एसआई का बैच है, कांस्टेबल का बैच है, फा का बैच है, फाउंडेशन बैच है, इंग्लिश कंप्यूटर का बैच है, उसमें आप लोगों को ये क्लासेस जो हैं वो अवेल हो जाएंगी. कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो 2024 के इंग्लिश कंप्यूटर बैच में है, तो वो बैच बहुत पुराना है जो हमारे एंड से ऑलरेडी अनपब्लिश हो चुका है. ठीक है, तो उस बैच में आप लोगों की जो न्यू क्लासेस है वो हमारे लिए अपलोड करना पॉसिबल नहीं है. और रही बात कि कुछ स्टूडेंट्स की ये भी क्वेरी थी कि जूनियर असिस्टेंट के बैच में हम हैं जिसका हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी ये क्लासेस ऐड क्यों नहीं हो रही. क्योंकि वो एग्ज़ाम हो चुका है. हमारे एंड से बैचेस में क्लासेस सिर्फ तब तक अपडेट होती हैं जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है. ऑल्दो एग्ज़ाम हो चुका है, आपकी कोर्स की वैलिडिटी अभी अवेलेबल है, उसमें कोई भी अपडेशन आपको नहीं मिलेगी क्योंकि फ्रॉम आवर एंड दैट कोर्स इज़ ऑलरेडी अनपब्लिश्ड. ओके, सो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके रिस्पेक्टिव कोर्सेज में मिलेंगे. अगर आप किसी भी कोर्स में नहीं हो, स्टिल यू नीड दिस पीडीएफ, तो आप इंग्लिश कंप्यूटर का बैच जो है वो बेस्ट है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए. इससे आपको रिलेटेड जो पुराने रिलेटेड लेक्चर्स हैं वो भी यहीं पर मिल जाएंगे अलॉन्ग विद द नोट्स, है ना. चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग मेमोरी हायरार्की का कंसेप्ट. एंड स्टार्ट करने से पहले अ फ्यू थिंग्स दैट आई हैव टू डिस्कस. जब हम लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं तो हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है कंप्यूटर हार्डवेयर का. ठीक है, क्योंकि जो सिलेबस जेकेएसएसबी ने मेंशन किया उसमें कहीं भी मतलब ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है कि जो जनरल जेकेएसएसबी कंप्यूटर मेमोरी पढ़ना है ना. लेकिन हम फिर भी पढ़ते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर में. हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम इनपुट यूनिट पढ़ते हैं, हम आउटपुट यूनिट के बारे में पढ़ते हैं, हम प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में पढ़ते हैं, है ना. हम कंप्यूटर के मेमोरी यूनिट के बारे में पढ़ते हैं, मतलब मेमोरी रिलेटेड या स्टोरेज रिलेटेड जो भी हार्डवेयर हैं हम उनके बारे में पढ़ते हैं. और इसी में हम लोग मेमोरी हायरार्की भी पढ़ते हैं. आप लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस, है ना, सेमीकंडक्टर स्टोरेज डिवाइसेस, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ते हैं आप लोग. मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये सब कुछ पढ़ा है रैम रोम के बारे में. बस वही आप लोगों को एक बार क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है. ठीक है, जो मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रजिस्टर्स, कैश, इन सब से रिलेटेड चीज़ें आप लोग पढ़ते हो ना, बस वही आप लोगों को रिवाइज कर लेना. और उसी के साथ जो आगे के कंसेप्ट्स मैं आपको बता रही हूँ रिलेटेड, वैसे मैंने यहाँ पर भी इंक्लूड किए हैं, तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. फिर स्टार्ट करते हैं मेमोरी हायरार्की. क्या होती है मेमोरी. अब हमने कंप्यूटर में का जो आर्किटेक्चर हमने पढ़ा उसमें मेमोरी यूनिट पढ़ लिया. मेमोरी यूनिट का क्या काम होता है हमें ये भी पता है. डेटा और इंस्ट्रक्शंस होल्ड करना काम होता है मेमोरी यूनिट का, है ना. अब ये मेमोरी हायरार्की क्या है. कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज मेमोरी होती है. स्टोरेज आप लोग कह सकते हो डिवाइसेस होते हैं, मेमोरी होती है अलग अलग तरह की. अब उसकी अरेंजमेंट इस तरीके से की जाए कि डेटा एक्सेसिबिलिटी या डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एक्सेसिबिलिटी जो है वो फास्ट हो, एफिशिएंट हो. जिससे क्या होगा, ऑब्वियसली हमारा जो काम है वो फास्ट होगा, प्रोसेसिंग फास्ट होगी, क्योंकि प्रोसेसर को जब भी जो भी डेटा इंस्ट्रक्शन चाहिए वो किसी ना किसी मेमोरी में ही होल्ड होंगी ना, है ना. तो फास्टर एक्सेसिबिलिटी, स्पीड अच्छी हो, अच्छी कैपेसिटी हमें मिल जाए जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा या इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो होल्ड हो, कॉस्ट वाइज भी एफिशिएंट हो. इस तरीके से मेमोरी डिवाइसेस जो हैं या स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं आप उसको एक अरेंजमेंट में रखा जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी हायरार्की.
क्यों मेमोरी हायरार्की हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? एक्सेस टाइम कम हो जाता है। एक्सेस टाइम का मतलब आपको किसी भी स्टोरेज यूनिट से डेटा एक्सेस करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। परफॉर्मेंस सिस्टम की इंक्रीज़ होती है, क्योंकि अगर आपके प्रोसेसर को कम टाइम लगेगा कहीं से भी डेटा इंस्ट्रक्शन उठाने में, तो ऑब्वियसली काम जल्दी होगा। कॉस्ट रिड्यूस होता है। लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड होती है, जैसी आपको मतलब जिस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको डेटा स्टोर करना है या डेटा रखना है, अकॉर्डिंगली आप लोग स्टोरेज यूनिट जो है या स्टोरेज डिवाइस जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कंप्यूटर्स क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जो फास्ट मेमोरीज़ होती हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं, और स्मॉल मतलब उनका कैपेसिटी कम होता है, और जो स्लो मेमोरीज़ होती हैं वो जनरली चीपर होती हैं और विद लार्जर कैपेसिटीज़ हमें मिलती हैं, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद ये आपका मेमोरी हायरार्की का पूरा इमेज है जो आपको दिख रहा है, ओके। देखो यहाँ पे एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऑल ऑफ यू कैन सी दिस, करेक्ट। सबसे छोटा, अब जो ऊपर दिख रहा है ना, ये जो यहाँ आपको दिख रहा है, मैंने आप लोगों को पिछले स्लाइड में क्या बताया कि जो स्मॉलर होगा वो एक्सपेंसिव होगा, फास्टर होगा, जो ज़्यादा बड़ा होगा कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लार्जर होगा, वो चीपर और स्लोअर होगा। बस वही चीज़ यहाँ एक्सप्लेन की गई है। यहाँ से स्टार्ट हो रही है स्मॉलेस्ट मेमोरी, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रजिस्टर्स, है ना, जो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट हैं और मोस्ट एक्सपेंसिव भी हैं, ओके। लेकिन उनका कैपेसिटी सबसे कम होता है, एक्सेस टाइम भी सबसे कम होता है ऑब्वियसली, क्योंकि फास्टर है। फिर उसके बाद आता है सेकेंड नंबर पे कैश। एज इन कंपैरिजन विद रजिस्टर्स, कैश जो हैं वो स्लोअर होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं कंपैरेटिवली, कैपेसिटी रजिस्टर से ज़्यादा होता है और एक्सेस टाइम भी ज़्यादा होता है, ठीक। देखो यहाँ लिखा है स्लोअर एंड चीपर। उसके बाद आता है मेन मेमोरी, जो आपका रैम एंड रोम है। फिर आता है आपका सेकेंडरी मेमोरी, टर्शियरी मेमोरी यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है, ये मतलब ये आर्काइवल स्टोरेज, ये अलग अलग लिखा हुआ है। लेकिन कई बुक्स में जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग पढ़ते थे, हम लोग बहुत हाई लेवल की तैयारी नहीं करते थे, तो हमें सिर्फ इतना पता था सेकेंडरी यूनिट होता है, सेकेंडरी स्टोरेज होता है, जो बैकअप यूनिट होता है, परमानेंट स्टोरेज यूनिट होता है ना, ये हमें पता था। तो अब ये टर्शियरी आर्काइवल क्या है? ये वही है जो आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आप लोग पढ़ते हो ना, SSDs, HDDs, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप एट्सेट्रा, वही आता है, ठीक है। तो सेकेंडरी में SSD, टर्शरी में HDD, या फिर तुम इसको एक ही यूनिट मानो कि सेकेंडरी में HDDs, SSDs आ जाता है, टर्शरी में आपके जो अदर डिवाइसेस होते हैं जैसे मैग्नेटिक टेप्स एंड ऑल, है ना। उसके बाद आर्काइवल में भी आपका यही डिवाइसेस आ जाते हैं, जैसे आपके ऑप्टिकल टेप्स होते हैं, ऑप्टिकल डिस्क होते हैं, टेप्स होते हैं, या फिर क्लाउड आर्काइव होता है। ये वाले जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बोला कि आर्काइवल में या टर्शरी में आ रहे हैं ये टेप या डिस्क, ये किस हिसाब से बोला? क्योंकि इनमें जो डेटा स्टोर होता है ना, वो ऐसा डेटा होता है जो लॉन्ग टर्म डेटा होता है, मतलब बहुत लंबे लंबे समय तक यूज़ नहीं होता। अब हार्ड डिस्क में जो डेटा है, या SSD में जो डेटा है, या रैम में, रोम में जो डेटा है, वो तो हमारा सिस्टम फ्रीक्वेंट मतलब एक्सेस कर ही रहा है ना, हमारे सिस्टम में वो वहाँ से डेटा एक्सेस हो ही रहा है। लेकिन टेप में, ऑप्टिकल डिस्क में वैसे भी ये पहले के टाइम ज़्यादा यूज़ होते थे, तो यहाँ पे डेटा जो है मतलब लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ होती है, बैकअप स्टोरेज के लिए इनका यूज़ किया जाता है, इसीलिए हमने इसको सेकेंडरी का ही एक अलग पार्ट बना दिया, टर्शरी और आर्काइवल, मतलब आर्काइवल डेटा यहाँ पे स्टोर होता है, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ अलग टर्मिनोलॉजी दी है, ठीक है जी। तो ये है आपका मेमोरी हायरार्की। अब इसमें से हम लोग रजिस्टर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ऑब्वियसली मैं तुम लोगों को दोबारा नहीं पढ़ाऊँगी, प्रीवियस लेक्चर में मैंने तुम लोगों को रजिस्टर्स के बारे में पढ़ाया। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक है, जस्ट अ ब्रीफिंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि मेमोरी हायरार्की क्या है। सबसे पहले आते हैं रजिस्टर्स, हाईएस्ट इन स्पीड, मोस्ट एक्सपेंसिव, लेकिन कैपेसिटी सबसे स्मॉल, और रजिस्टर्स वॉलेटाइल इन नेचर होते हैं, है ना। वॉलेटाइल तो तुम लोग समझते हो ना क्या है, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब तो तुम्हें पता है अभी। उसके बाद कैश, हाई स्पीड होता है लेकिन रजिस्टर से कम, कॉस्टली होता है लेकिन रजिस्टर से कम, और कैपेसिटी इसका रजिस्टर से ज़्यादा होता है, ये भी वॉलेटाइल है। उसके बाद आती है मेन मेमोरी, स्पीड कंपैरेटिवली रजिस्टर और कैश से कम होती है, कॉस्ट इनसे कम होती है, कैपेसिटी ज़्यादा होती है, और रैम भी जो मेन मेमोरी है वो भी वॉलेटाइल इन नेचर होती है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वन, एक्सेप्शन रोम, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, तो रोम इज़ वॉलेटाइल इन नेचर, क्योंकि हमें पता है रोम में डेटा परमानेंटली रहता है, इवन द पावर इज ऑफ डेटा रिटेन्स है। उसके बाद आता है सेकेंडरी मेमोरी, टर्शरी मेमोरी।
सेकेंडरी मेमोरी में जैसे कि हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, स्पीड लो है, टर्शरी में लो है, कैपेसिटी विद ह्यूज कैपेसिटी हम लोगों को मिलते हैं, है ना। ये हमें पता है, आपको जितनी ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसको ले सकते हो, और अकॉर्डिंगली इनकी कॉस्ट सेट होती है। एंड ये जो हमारे सेकेंडरी मेमोरी या टर्शरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, ये नॉन वॉलेटाइल इन नेचर होते हैं, ये तो पता है परमानेंट होते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, लेवल्स ऑफ मेमोरी हायरार्की। लेवल्स ऑफ मेमोरी हायरार्की का मतलब, जैसे हमने सबसे पहले रजिस्टर्स पढ़ा, फिर कैश पढ़ा, फिर मेन पढ़ा, फिर सेकेंडरी पढ़ा, बस वही इसके लेवल्स हैं। तो रजिस्टर्स तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो हम अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे कि हम वापस से रजिस्टर्स के बारे में छोटी छोटी चीज़ पढ़ें, वो ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। फिर आते हैं कैश पे। कैश में हम लोग, मैंने आप लोगों को बताया कि पहले हम लोग ये चीज़ें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो कैश के रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं जो आज की क्लास में तुम लोग को करवाऊंगी। कैश मेमोरी क्या होता है ये तुम लोग को पता है, हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी। हमारा जो CPU होता है उसको जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस चाहिए फॉर द करंट प्रोसेसिंग, वो कहाँ से लेता है, वो लेता है रैम से, है ना। मेन मेमोरी में, रैम में होता है वो डेटा। लेकिन होता क्या है कि हमारा सिस्टम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इनके बीच में एक और टेम्परेरी स्टोरेज बना देता है। टेम्परेरी स्टोरेज क्यों बनाता है कि बार बार CPU को जो डेटा चाहिए उसको बार बार रैम के पास ना जाना पड़े, तो वो जो डेटा वो फ्रीक्वेंटली एक्सेस करता है, फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस जो हमारा प्रोसेसर एक्सेस करता है उसको कहीं प्रोसेसर के पास ही रख दो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो आपको हर दिन चाहिए होती हैं, जैसे आपका रुमाल, आपका वॉलेट, आपका चार्जर, आपके ग्लासेस, आई ग्लासेस, है ना। तो ये सब आप लोग कहाँ रखते हो, अपने कहीं रूम में ऐसी जगह पे रखते हो जहाँ से एक्सेसिबल हो, ना कि आप उसको अलमारी में, मतलब कबर्ड में, कहीं किसी स्टोरेज जगह पर जाकर उसको स्टोर कर देते हो और हर दिन अलमारी खोलते हो, जितनी बार चाहिए रखते हो, फिर वापस लेते हो, रखते हो, फिर वापस लेते हो, कितना टाइम लगता है ना। तो आप क्या करते हो, जहाँ पर एक्सेसिबल है, कहीं पास के टेबल में, कहीं पास के ड्रॉवर में, वहाँ रख देते हो ताकि ईजिली एक्सेसिबल हो, टाइम भी बच जाए और जल्दी से एक्सेस कर लो, है ना। बिल्कुल वैसे ही हमारा सिस्टम भी करता है। तो ये होता है कैश। एक क्या होता है, टेम्परेरी स्टोरेज यूनिट होता है, कभी भी डिलीट किया जा सकता है और दोबारा बन भी जाता है, जहाँ पर फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड डेटा और इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टोर होते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है, जो मेमोरी का एक्सेस टाइम होता है वो रिड्यूस हो जाता है। बार बार रैम के पास जाना टाइम लगेगा, तो जो जो चीज़ें हमें ज़रूरत की बार बार चाहिए, फ्रीक्वेंटली एक्सेस हम करते हैं, उसको हम लोग अलग से एक स्टोरेज यूनिट में रख लें जो इजीली एक्सेसिबल हो, जिससे एक्सेस टाइम जो है वो कम हो, ठीक है। तो होता क्या है, जब CPU को डेटा चाहिए वो पहले कैश में चेक करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे ग्लासेस चाहिए, मेरे आई ग्लासेस चाहिए, तो मैंने अपने पास के टेबल में चेक किया, अगर वो मुझे टेबल पर मिल गई तो उसे हम क्या कहते हैं, कैश हिट, ठीक है। सिमिलरली CPU को वो डेटा अगर कैश में मिल गया तो उसे कहा जाता है कैश हिट। क्वेश्चन आ सकता है कैश हिट कैश मिस क्या होता है। और अगर वो आपको ग्लासेस टेबल पे नहीं मिले तो वो क्या हो गया, आपको नहीं मिले, इट्स अ मिस, तो वो हो जाएगा कैश मिस, ठीक है। तो वही होता है प्रोसेसर के केस में, CPU को जो डेटा चाहिए उसको अगर सबसे पहले वो कैश चेक करता है, अगर कैश में डेटा मिल गया तो उसको कैश हिट कहा जाता है, अगर कैश में डेटा नहीं मिला तो उसे कैश मिस कहा जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया, ये आपके परफॉर्मेंस टर्म्स हैं कैश के। कैश हिट हमें समझ में आ गया, रिक्वायर्ड डेटा फाउंड इन कैश। कैश मिस समझ में आ गया, रिक्वायर्ड डेटा नॉट फाउंड इन कैश। हिट रेशो और मिस रेशो कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो यहाँ पर अ फॉर्मूला इज़ गिवन। हिट रेशो का मतलब होता है नंबर ऑफ हिट्स, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने 10 बार चेक किया, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, आपके प्रोसेसर ने 10 बार चेक किया कि कैश में चेक किया, लेकिन उसमें से 10 बार में से सिर्फ 5 बार डेटा जो है कैश में मिला, मतलब कैश हिट जो है सिर्फ 10 बार हुए, तो 10 एक्सेसेस में से 5 ही हिट हुए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, हिट रेशो कहेंगे। ये 5:10 जो आपका आया ना, है ना, जिसको हम 1:2 भी बोल सकते हैं, ये आपका हिट रेशो हुआ। मिस रेशो किसे कहते हैं हम लोग, मिस रेशो कैसे कैलकुलेट की जाती है कि मिस रेशो मतलब मिस रेशो ऑफ कैश मिसेस, है ना, 1 माइनस हिट रेशो से कैलकुलेट की जाती है। तो ये फॉर्मूलाज है। चलो आगे बढ़ते हैं, कैश लेवल्स। कैश लेवल्स क्या होते हैं,
कैश लेवल्स होते हैं कि कैश किस टाइप का है या कहाँ होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बोलते हैं कि कैश लेवल्स क्या हैं। ये 3 तरह के होते हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन से होते हैं? लेवल 1 कैश, लेवल 2 कैश एंड लेवल 3 कैश। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं एक बार क्या है। पहले आता है L1 कैश। देखो मैं तुम लोग को एक एग्जांपल दूँ बड़ी आसान सी, उसके बाद हम लोग ना ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 समझेंगे। देखो अब तुम अपना जो भी लेट्स से तुम्हारे जो आई ग्लासेस हैं वो तुम्हें बार बार चाहिए होते हैं। ठीक है, तुम हो CPU, तुम्हारे जो आई ग्लासेस हैं जो कि तुम्हारा डेटा या इंस्ट्रक्शन है वो तुम्हें बार बार चाहिए होता है। तुम कहाँ से एक्सेस करते हो? कैश से चेक करते हो। लेकिन कैश के भी लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब जो तुम्हारे ग्लासेस हैं, अगर तुम कहाँ गए, जो तुम्हारी कैश है, एक लेवल 1 कैश है, प्रोसेसर ने वहाँ चेक किया। ठीक है, लेवल 1 कैश में चेक करने का मतलब क्या है कि ये वाला जो कैश है ना, चलो एक और एग्जांपल सिंपली समझाती हूँ, छोड़ो अभी तुम। देखो तुम्हें चाहिए ग्लासेस, ठीक है, 3 तरीके हैं। या तो ग्लासेस तुम्हारे हाथ में ही हैं, हर वक्त रखोगे, या तो ग्लासेस तुम अपने हाथ में ही हर वक्त रखोगे कि मुझे बार बार पहनने पड़ते हैं, मैं हाथ में ही पकड़ के रखता हूँ या पॉकेट में रख लेता हूँ। ठीक है, दूसरा है तुम पास वाली टेबल पे रख दोगे कि चलो वहाँ जाके एक्सेस कर लूँगा, वहाँ जाके उठा लूँगा, पास की टेबल पे पड़ी है। और तीसरा तरीका है कि तुम अपने इसे कबर्ड में रख दोगे, ठीक है, या कहीं रूम में रख दोगे, तो वहाँ जाके उठा लूँगा। अब इसमें से फास्टेस्ट कौन सा है, मतलब फास्टेस्ट एक्सेसिबल मेथड कौन सा है ग्लासेस का? तुम्हारे हाथ में होगा जो। ठीक है, उसके बाद थोड़ा स्लो होगा कंपैरेटिवली, लेकिन टेबल से भी तुम एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद जो स्लोएस्ट होगा ऑफ ऑल एक्सेस करने का तरीका, वो कौन सा होगा? तुम्हारे रूम में या कबर्ड में पड़े हैं। इसी तरीके से तुम्हारे प्रोसेसर को कैश से डेटा लेना होता है, लेकिन वो भी 3 लेवल्स में होता है। जो सबसे ईजिली एक्सेसिबल होता है, सबसे पास होता है इनसाइड द CPU के कोर, CPU के कोर के इनसाइड ही होता है, वो होता है L1 कैश। फास्टेस्ट होता है एंड स्मॉलेस्ट होता है अमंग ऑल, डायरेक्टली इनसाइड CPU कोर। उसके बाद दूसरा तरीका कि पास के टेबल पे रख दो, मतलब CPU और RAM के बीच में। ये फास्टर होता है बट कंपैरेटिवली थोड़ा स्लोअर, क्योंकि तुम हाथ में रखोगे तो फटाफट पहन लोगे, टेबल पे जाके लोगे तो इट विल टेक अ फ्यू सेकेंड्स और मिनट्स, है ना, तो थोड़ा सा स्लोअर होगा। तो कंपैरेटिवली स्लोअर बट लार्जर। और ये कब यूज़ होता है L2 कैश? व्हेन डेटा इज नॉट फाउंड इन L1। फॉर एग्जाम्पल, तुमने अपनी पॉकेट में चेक किया, तुमने अपना हाथ देखा, तुम्हारे तो ग्लासेस है नहीं, तो तुमने सोचा शायद मैंने टेबल पे रख दिए होंगे, तो फिर तुम यहाँ जाके चेक करोगे, मतलब L2 कैश में चेक करोगे। ठीक है, उसके बाद आता है L3 कैश। ये शेयर्ड होता है अमंग CPU कोर्स। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कैश इज शेयर्ड अमंग CPU कोर्स एंड ये लार्जेस्ट ऑफ ऑल। ये जो जितनी भी टाइप्स है ना कैश लेवल्स की, उनमें से लार्जर होता है और स्लोअर होता है इन कंपैरिजन विद L1 और L2। स्लोअर एज इन कि अब तुम टेबल से उठाओगे तो जल्दी मिलेगा, हाथ में होगा तो और जल्दी होगा, कबर्ड या रूम में जाके चेक करोगे थोड़ा टाइम लगेगा ना, स्लोअर होगा। तो ये होते हैं तुम्हारे कैश लेवल्स। ठीक है, इस पर क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि विच कैश लेवल इज ऑलरेडी इनसाइड द CPU कोर, दैट इज़ L1, है ना। CPU और RAM के बीच में कंपैरेटिव कौन सा है? L2 है। शेयर्ड अमंग द कोर्स कौन सा है? L3 है। इन तीनों में से फास्टेस्ट कौन सा है? इन तीनों में से लार्जेस्ट कौन सा है? इस तरीके के क्वेश्चंस तुम लोग को पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो मूविंग फॉरवर्ड, राइट पॉलिसीज इन कैश। हम लोग अक्सर सुनते हैं राइट थ्रू क्या होता है, राइट बैक क्या होता है, तो आज मैं तुम लोगों को ये भी समझा देती हूँ। राइट पॉलिसीज इन कैश का मतलब क्या होता है? When the processor changes data in cache, computer must decide when should RAM also be updated। अब देखो, प्रोसेसर है, डेटा कैश में है, लेकिन कैश में कौन सा डेटा है? जो फ्रीक्वेंटली एक्सेसिबल होता है। ठीक है, कैश में कोई डेटा चेंज हुआ, ठीक है, डेटा जो क्या रहे कैश में था वो बदला। अब वो जो भी बदला हुआ डेटा कैश में है वो रैम में कब अपडेट होगा? ठीक है, अब जो कैश में चेंज हुआ है वो रैम में भी होगा,
क्योंकि पहले तो एक्सेसिंग रैम में ही होती है ना, तो इधर भी अपडेट होगा। तो हमारे सिस्टम को ये डिसाइड करना पड़ता है कि जो डेटा कैश में अपडेट हुआ है वो रैम में अपडेट करना है कि नहीं करना है। उन्हीं दो मेथड्स को कि किस तरीके से करना है हम लोग क्या कहते हैं, राइट पॉलिसीज़ कहते हैं। दो मेथड्स होते हैं, राइट थ्रू और राइट बैक। राइट थ्रू का मतलब क्या होता है, सुनो, कि जो डेटा कैश में अपडेट हुआ साइमल्टेनियसली वो रैम में भी अपडेट हो गया, ठीक है, राइट हो गया। जो डेटा कैश में राइट किया गया वो डेटा या इंस्ट्रक्शन रैम में भी साथ के साथ क्या कर दी गई, राइट कर दिया गया वो डेटा। जिससे क्या होगा, डेटा लॉस होने के चांसेस कम होंगे, ठीक है, लेस रिस्क ऑफ डेटा लॉस। अब राइट थ्रू में क्या होता है, आपका जो रैम है, आपका जो कैश है और आपका जो सीपीयू है, ये तीनों एक साथ काम करते हैं साइमल्टेनियसली, कि जो डेटा कैश में राइट हो रहा है वो डेटा साथ साथ रैम में भी राइट हो रहा है। इसको कहते हैं राइट थ्रू। नेक्स्ट अप वी हैव इज राइट बैक। राइट बैक का मतलब होता है कि डेटा पहले सिर्फ कैश में अपडेट होगा, बाद में कहीं जाकर जब ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में वो रैम में अपडेट होगा। जिससे क्या हो सकता है, डेटा लॉस होने के चांसेस जो हैं वो हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुमने सोचा कि अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं रफ वर्क कर लेता हूँ, बाद में जब मुझे टाइम मिलेगा, जैसे मैम पढ़ा रही है अभी मैं रफली फटाफट लिख लेता हूँ, जब बाद में मुझे कहीं टाइम मिलेगा तो मैं बाद में जाके कहीं इसके क्लीन नोट्स जो है वो हैंड रिटन नोट्स बना लूँगा। तो वो हो गया तुम्हारा राइट बैक करना। राइट थ्रू का मतलब क्या हुआ, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ अभी, तुम साथ साथ उसके क्लियर नोट्स बना रहे हो। मतलब जो कैश में है, जो मेरे पास तुम्हें कंटेंट है, वो साथ साथ तुम अपने भी क्लियर नोट्स बना रहे हो। तो वो हो गया राइट थ्रू, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। तो ये है राइट पॉलिसी। ये सारी हमने चीज़ें रिलेटेड टू कैश पढ़ ली हैं। उसके बाद आता है मेन मेमोरी। हायरार्की में 3rd नंबर पे मेन मेमोरी था आपका, जिसमें आपका रैम एंड रोम आता है। ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये मैं तुम लोगों को रेकमेंड करूँगी कि जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं हार्डवेयर में, तुम लोग उसी से ये पढ़ लो। उसमें जितना इन्फॉर्मेशन दिया गया दैट इज़ मोर देन एनफ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें रैम रोम में पढ़ने वाला। उसके टाइप्स एस रैम, डी रैम, ये भी तुम लोगों ने पढ़ लेने हैं। फिर रोम आता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसके टाइप्स पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम, फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस क्या होते हैं, ये भी तुम लोगों को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो तुम वहीं से रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। उसके बाद हम लोग आते हैं सेकेंडरी मेमोरी पे। सेकेंडरी मेमोरी, टर्शरी मेमोरी हम लोगों ने देखा। बेसिकली टर्शरी मेमोरी भी सेकेंडरी मेमोरी है, लेकिन टर्शरी इन सब में क्या आ जाता है कि जो मतलब ज़्यादा जहाँ से डेटा एक्सेस नहीं किया जा सकता वो हम डेटा स्टोरेज के लिए रखते हैं, मतलब डेटा बैकअप के लिए रखते हैं वो डिवाइसेस, है ना। वो हो गए, तो पहले टर्शरी हम उसमें डाल देते हैं। चलो आ जाता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस में HDDs, हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, इनके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आजकल आते हैं, तो ये होते हैं, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा हुआ है, तो बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी कि हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें प्लेटर्स क्या होते हैं, ट्रैक्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें, सेक्टर्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करनी चाहिए, आई ऑलरेडी टॉट। तो आप वहाँ से रिवाइज करो, ठीक। HDD और SSD में क्या फ़र्क होता है ये भी तुम लोगों को ऑलरेडी बढ़ाया गया है, तुम वहाँ से रिवाइज करो। फिर आती है तुम्हारी नेक्स्ट अप टर्शरी। टर्शरी जैसे कि मैंने कहा बैकअप के लिए, लॉन्ग टर्म डेटा प्रेजर्वेशन के लिए, जो डेटा ज़्यादातर एक्सेस नहीं किया जाता उसके लिए ये स्टोरेज हायरार्की में हम लोग रखते हैं। जैसे आपके मैग्नेटिक टेप्स हो गया, आजकल तो ये यूज़ भी नहीं होते, कैसेट्स एंड ऑल, है ना। ऑप्टिकल डिस्क, CDs, DVDs, बहुत कम इनका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आपके टर्शरी स्टोरेज में आ जाते हैं। चलो आगे, मेमोरी एक्सेस मेथड। ऑल्दो आई हैव ऑलरेडी टॉट दिस टू यू, बट एक बार फिर से बताऊंगी मेमोरी एक्सेस मेथड्स क्या होते हैं। मेमोरी एक्सेस मेथड्स होते हैं वो टेक्निक्स जिससे डेटा एक्सेस किया जाता है फ्रॉम अ स्टोरेज डिवाइस और अ मेमोरी लोकेशन। फॉर एग्जांपल, मैंने अपना फ़ोन खोला, फ़ोन में मैंने गैलरी खोली, 100 फ़ोटोज़ हैं, उसमें से मैंने एक फ़ोटो एक्सेस की, खोली मैंने, तो वो क्या हो गया, एक्सेस कर रही हूँ मैं डेटा, ठीक है। और मैं मतलब 10 या 100 है तो डायरेक्टली वो वाली खोल रही हूँ जो मुझे चाहिए, तो वो डायरेक्ट एक्सेसिंग हो गई, है ना। तो इस तरीके से एक्सेसिंग मेथड्स होते हैं। एक आता है सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब क्या होता है कि डेटा सीक्वेंशियली ही एक्सेस किया जाता है। ये मैग्नेटिक टेप्स या जो पहले के ज़माने में कैसेट्स आते थे ना,
कैसेट्स आते थे। आजकल तो मतलब वी हैव पेन ड्राइव्स एट्सेट्रा, कार्ड्स एंड ऑल, बट पहले कैसेट्स होते थे, उनमें टेप होता था, उनमें जब डेटा एक्सेस किया जाता था तो वो वन आफ्टर दी अनदर होता था। तुम लोगों ने देखा होगा एक पुराने ज़माने में, अगर तुम्हें पता होगा तो तुम्हारे कैसेट्स होते थे जो ऑडियो वीडियो स्टोरेज के लिए होते थे, तो वहाँ पर डेटा क्या होता था, सिक्वेंशियल एक्सेस होता। फॉर एग्जांपल एक कैसेट में 10 सॉन्ग्स हैं, अब तुम्हारे फ़ोन में ही 10 गाने हैं, ठीक है। अब तुम्हें 7th वाला सॉन्ग सुना तो तुम क्या जाओगे, तुम्हारे पास लिस्ट होगा, सीधा 7th वाले सॉन्ग पे क्लिक करोगे, डायरेक्टली क्लिक करोगे, डायरेक्टली एक्सेस करोगे, दैट इज़ डायरेक्ट एक्सेस। लेकिन उन कैसेट्स में क्या होता था, 10 सॉन्ग है, मुझे 7th सॉन्ग सुनना है, तो 7th सॉन्ग सुनने के लिए पहले फर्स्ट चलाना पड़ेगा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, तो कहीं जाके 7th वाला सॉन्ग प्ले होगा, ठीक है। अब मुझे 10th वाले पे जाना होगा, 10th वाला सुनना होगा, इसके बाद तो फिर मुझे 8 प्ले करना पड़ेगा, फिर 9 प्ले करना पड़ेगा, फिर कहीं जाके 10 वाला प्ले होगा। सो दिस इज़ कॉल्ड सिक्वेंशियल एक्सेसिंग, ओके। लेकिन आज हमारे पास क्या है, डायरेक्ट एक्सेसिंग है। आपने फॉर एग्जांपल पेन ड्राइव कनेक्ट किया, पेन ड्राइव में आपके 50 पिक्चर्स पड़े हैं, 50 पिक्चर्स में से तुम्हें दिख रहा है ये सामने 50 पिक्चर्स है, मुझे 10 वाला चाहिए, तुम 10 वाले पिक्चर पे, 10th नंबर वाले पिक्चर पे डायरेक्टली क्लिक करो, तुम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, है ना। हाँ, यहाँ पर ये है कि टाइम वेरी कर सकता है, जिस भी डेटा को तुम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो अकॉर्डिंगली टाइम वेरी कर सकता है उसका एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम मतलब किसी डेटा को एक्सेस करने में तुम्हें कितना टाइम लगता है, वो वेरी कर सकता है डायरेक्ट एक्सेस मेथड में। सिमिलरली एक और होता है रैंडम एक्सेस। अब जनरली देखा जाए तो डायरेक्ट एक्सेस और रैंडम एक्सेस में कोई फ़र्क नहीं है, ये भी वही है कि रैंडमली कोई भी डेटा जो हमें चाहिए उसको एक्सेस कर लिया। मेजर फ़र्क क्या है, यहाँ पे एक्सेस टाइम वेरी नहीं करता, एक्सेस टाइम जो है वो सेम होता है फॉर ऑल, ये फ़र्क होता है। एक्सेस टाइम मैंने तुम लोग को बता दिया, किसी भी मेमोरी लोकेशन से या स्टोरेज डिवाइस से डेटा एक्सेस करने में कितना टाइम लगता है। तो रैंडम एक्सेस मेथड में क्या होता है, कोई भी डेटा एक्सेस करो, एक्सेस टाइम बिल्कुल सेम है, लेकिन डायरेक्ट एक्सेस में एक्सेस टाइम वेरी कर सकता है। ऑलराइट, तो ये हैं आपके एक्सेसिंग मेथड्स। उसके बाद वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट क्वाइट कॉमन इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। क्या होती है वर्चुअल मेमोरी? वर्चुअल मेमोरी हमें पता है, इसको हम एक्सटेंडेड रैम भी कहते हैं। वर्चुअल मेमोरी कोई ऐसे कोई वर्चुअल या अनरियल मेमोरी नहीं है, ये हमारे सेकेंडरी स्टोरेज का ही पार्ट होता है। जो हमारा हार्ड डिस्क होता है ना हमारे डिवाइस में, उसी का हिस्सा होता है वर्चुअल मेमोरी, जो कब इस्तेमाल होता है, जब हमारी फ़िज़िकल मेमोरी जो है वो फुल हो जाती है। फ़िज़िकल मेमोरी एज इन रैम, जो भी करंटली हम लोग काम कर रहे हैं हमारे सिस्टम में, वो कहाँ स्टोर होता है, कौन होल्ड करके रखता है, रैम होल्ड करके रखती है। रैम को हम वर्किंग मेमोरी ऑफ करंट वर्किंग मेमोरी ऑफ सिस्टम कहते हैं, है ना। तो रैम में होल्ड होता है। अब रैम में होल्ड होता है, व्हाट इफ़ रैम फुल हो गई, ठीक है, रैम की कैपेसिटी जो है वो फुल हो गई, तो अब क्या करेंगे। अब होगा क्या कि जब रैम फुल हो गई, तो ऐसा तो नहीं है जिस प्रोग्राम्स पे या एप्लीकेशंस पे आप काम कर रहे हो वो बंद हो जाएंगी चलना, नहीं, वो तो चलती रहती है, हमें तो पता भी नहीं चलता रैम फुल हो गई। तो उस वक्त हमारा सिस्टम स्मार्टली काम करता है, वहाँ यूज़ होती है वर्चुअल मेमोरी। हमारी हार्ड डिस्क में एक स्टोरेज यूनिट में थोड़े टाइम के लिए जो भी डेटा होता है या प्रोग्राम्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं टिल रैम गेट्स फ्री। जैसे ही रैम फ्री होती है वो वापस शिफ्ट हो जाता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी। मल्टीटास्किंग में बहुत काम आता है ये, ठीक है। नाउ एट द एंड कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ऑलरेडी इनमें से बहुत सारी आपको पता भी होंगी, तो वो हम लोग एक डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आता है एक्सेस टाइम। ऑलरेडी मैं बहुत बार आप लोगों को बोल चुकी हूँ अभी इस क्लास में। एक्सेस टाइम क्या होता है, टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू रीड डेटा फ्रॉम द मेमोरी और राइट डेटा इनटू द मेमोरी। डेटा मेमोरी यूनिट से एक्सेस करने में जो टाइम लगता है उसी को हम लोग एक्सेस टाइम कहते हैं, ठीक है। फिर आता है सीक टाइम। टाइम रिक्वायर्ड फॉर रीड राइट हेड ऑफ अ स्टोरेज डिवाइस, स्पेशली हार्ड डिस्क ड्राइव, टू मूव टू द करेक्ट ट्रैक। हमारी हार्ड डिस्क के रीड राइट हेड को कितना टाइम लगता है करेक्ट ट्रैक पे जाने में, जहाँ पर डेटा स्टोर है, जो आपके स्टोरेज डिवाइस को लगता है टाइम, उसको हम लोग सीक टाइम कहते हैं। कि स्टोरेज डिवाइस को डेटा सीक करने में फ्रॉम अ मेमोरी लोकेशन कितना टाइम लगता है, दैट इज़ द सीक टाइम, ठीक है। आपको कितना टाइम लगता है एक्सेस करने में, दैट इज़ द एक्सेस टाइम, ठीक है।
उसके बाद आता है लेटेंसी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लेटेंसी का मतलब होता है डीले। जो डीले आता है रिक्वेस्ट करने पर रिस्पॉन्ड मिलने तक में जो डीले रहता है इन बिटवीन, उसको हम लोग कहते हैं लेटेंसी या रोटेशनल लेटेंसी। उसके बाद आता है ट्रांसफ़र टाइम, टाइम टेकन टू एक्चुअली ट्रांसफर डेटा बिटवीन मेमोरी और स्टोरेज यूनिट एंड सीपीयू आफ्टर द रिक्वायर्ड लोकेशन हैज़ बीन फाउंड। किसी भी स्टोरेज यूनिट से प्रोसेसर जब डेटा एक्सेस करता है और डेटा ट्रांसफ़र होने में जो टाइम लगता है, दैट इज़ द ट्रांसफ़र टाइम, है ना। उसके बाद थ्रूपुट, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। थ्रूपुट क्या होता है? अमाउंट ऑफ डेटा सक्सेसफुली प्रोसेस्ड और ट्रांसफ़र, पर यूनिट टाइम में कितना डेटा ट्रांसफ़र हुआ है उसको हम लोग थ्रूपुट कहते हैं, ठीक। और यही आपके रियल परफॉर्मेंस बताता है सिस्टम की। देन कम्स द बैंडविड्थ। बैंडविड्थ हम नेटवर्क में भी पढ़ते हैं, है ना। बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है? कितनी अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो गिवन टाइम में ट्रांसफ़र हुआ है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर्ड, ठीक है। उसके बाद आता है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या होता है कि एक यूज़र रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड मिलने में कितना टाइम लगता है, इंक्लूडिंग कि उसने कितनी देर वेट किया है, प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगा, डेटा ट्रांसफ़र होने में कितना टाइम लगा, मतलब सब कुछ ओवरऑल करके जो रिस्पॉन्स मिलने में टाइम लगता है ना यूज़र को, उसको हम लोग कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। इट इंक्लूड्स द वेटिंग टाइम, प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगा, कितनी देर उसने क्यू में वेट किया ताकि प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करे, डेटा ट्रांसफ़र होने में कितना टाइम लगा, वो सारा रिस्पॉन्स टाइम के अंडर आता है। देन कम्स द वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम की अभी ही मैंने बात की। वेटिंग टाइम क्या होता है? अमाउंट ऑफ टाइम और प्रोसेस और रिक्वेस्ट स्पेंड्स इन वेटिंग क्यू बिफोर गेटिंग सीपीयू और मेमोरी। आपका प्रोसेसर किसी भी डेटा या प्रोग्राम को क्या करता है? एक्सेस करता है, ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूट करता है एक्सेस करके, करेक्ट। हमें पता है प्रोसेसिंग करता है, लेकिन प्रोसेसिंग होने से पहले उसको रेडी क्यू में कितना वेट करना पड़ेगा, जहाँ पे और भी बहुत सारे प्रोसेसेस थे जो रेडी थे फॉर द एग्जीक्यूशन, तो कितना वेट करना पड़ा, दैट इज़ द वेटिंग टाइम। ऑल राइट एवरीवन, सो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ थी रिलेटेड। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं, और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जो हार्डवेयर का फोल्डर या फिर हार्डवेयर का टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ना, वेदर आप यूट्यूब पे पढ़ो या फिर कोर्सेज़ में पढ़ो, अब यूट्यूब पे जो लेक्चर्स पढ़ाए हैं वो काफ़ी पुराने हैं, ठीक है। लेटेस्ट वहाँ पर MCQs ही हैं, काफ़ी पुराने हैं। जो कोर्सेज़ में हैं वो भी रिसेंट लाइव क्लासेस हैं, बस ये फ़र्क है। तो वो टाइम टू टाइम विद एग्ज़ाम, ईयर बाय ईयर अपडेट होती रहती हैं वो क्लासेस, है ना। तो हार्डवेयर में जब हम लोग कंप्यूटर मेमोरी का कंसेप्ट पढ़ते हैं, उसमें सारे ये बेसिक कंसेप्ट्स आप लोगों को मिल जाते हैं, ठीक है। सो ये है आज का आप लोगों का टॉपिक, और इसके अलावा ये जो PDF है और ये जो लेक्चर है, ये आप लोगों के रिलेवेंट जो भी कोर्सेज़ है, रिस्पेक्टिव कोर्सेज़, वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा एवरीवन, ठीक। कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लस अब इसको हम लोग रैप करेंगे, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर जो हमने ऐड किया है पढ़ना, इसको हम लोग रैप करेंगे विद MCQs, क्योंकि हमने देखा अभी इस पर 4 से 5 MCQs हमने देखे जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में ना, वो वाले MCQs, ताकि आप लोग को पता चले कि ये कैसे अटैम्प्ट करने थे, क्या मतलब था इस क्वेश्चन का, इंक्लूडिंग सम मोर MCQs मैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में करवाऊँगी, ठीक है। टेक केयर एवरीवन।